आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम, जो कि हाई स्कूल का काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो इसको में 4-5 क्लास जाएगा, लेकिन हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव का अर्थ होता है जीवित, और प्रक्रम मतलब होता है क्रिया। मतलब एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए जो जो क्रियाएं जरूरी हैं उन सबको सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहेंगे, ठीक। जैसे अगर देखा जाए कि एक मनुष्य में जीवित रहने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं जरूरी है। मनुष्य में जीवित रहने के लिए सांस लेना, श्वसन जरूरी है। मनुष्य में जीवित रहने के लिए पाचन जरूरी है। मनुष्य में उत्सर्जन होता है, अवशोषण होता है। ये सब मनुष्य के अंतर क्रियाएं होती हैं। तो ये सारी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम, ठीक है। अब देखिए केवल मनुष्य में ही तो जैव प्रक्रम नहीं है, और जैव प्रक्रम काफी लंबा चैप्टर है, और हर एक बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीजें जिसमें जैव प्रक्रम होता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि देखिए कि ब्रह्मांड में केवल 2 तरीके की वस्तुएं मौजूद है। एक तो या तो सजीव हो सकता है या तो निर्जीव हो सकता है। सजीव और या तो निर्जीव। सजीव हो सकता है या तो निर्जीव हो सकता है, ठीक। अगर बोल दिया जाए कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है, सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। देखिए हम लोग जनरली देखते हैं, क्या देखते हैं कि सजीव वो होती है जिसमें कुछ क्रियाएं होती रहती है। जैसे अगर हम टहल रहे हैं तो हमारे पास गति है, हम इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम सजीव हैं। इसी की जगह पे अगर एक मेज ला के रख दें तो उसमें मूवमेंट होगा नहीं, तो वो निर्जीव हो जाएगा। लेकिन क्या इस डिफिनीशन से सजीव और निर्जीव की पूरा अंतर डिफिनीशन समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो अगर हम मान लीजिए कि सो गए तो हमारे अंदर मूवमेंट होगा नहीं, तब हम कैसे कहेंगे कि हम सजीव हैं, ठीक। तो सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है? सजीव और निर्जीव में ये अंतर है कि सजीव वो होता है जिसमें कुछ आंतरिक क्रियाएं निरंतर रूप से चलती रहती हैं, बंद नहीं हो सकती आंतरिक क्रियाएं। अगर बंद हो गई तो सजीव गया, निर्जीव हो गया, ठीक। तो सजीव क्या हो सकता है? सजीव में आंतरिक क्रियाएं निरंतर रूप से चलती रहती हैं, ठीक। और निर्जीव में वैसी कोई क्रियाएं देखी नहीं जाती। सजीव में अगर बात करिए तो मनुष्य में श्वसन हो गया, मनुष्य में पाचन हो गया, मनुष्य में उत्सर्जन हो गया, ये सारी क्रियाएं निरंतर रूप से चलती रहती हैं। अगर इन क्रियाओं में बाधा उत्पन्न हुआ तो मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मनुष्य निर्जीव बन जाएगा, ठीक। और निर्जीव में ऐसी कोई क्रियाएं होती ही नहीं है, ठीक। अब देखिए सजीव में क्रिया होती है, ठीक ना। क्रिया कोई भी क्रिया बगैर ऊर्जा के संभव तो है नहीं। कोई भी क्रिया बिना ऊर्जा के संभव नहीं हो सकती, ठीक। अगर मान लीजिए मशीन ही चलाएं हम और उसमें पेट्रोल ना डालें तो मशीन चलेगा ही नहीं। स्टार्ट होने की तो बात दूर, अगर उसमें पेट्रोल थोड़ा सा भी नहीं है तो चलेगा ही नहीं। तो उसी तरह अगर मनुष्य को क्रिया कराना है या फिर उसके अंदर आंतरिक क्रिया ही क्यों ना कराना हो, तो उस क्रिया को करने के लिए कुछ ऊर्जा जरूरी पड़ेगी। अगर मनुष्य के अंदर ऊर्जा नहीं है तो उसके अंतर्गत क्रिया नहीं होगी, और क्रिया नहीं होगी तो मनुष्य मृत घोषित हो जाएगा, ठीक। तो अब हमें क्या पता चल गया कि सजीव को आंतरिक क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। अब ये ऊर्जा आता कहाँ से? ठीक, ऊर्जा जनरली भोजन से आता है ऊर्जा। और पिछले कक्षा में 9th में हम लोग पढ़े हैं शरीर के अंदर ऊर्जा बनाने का काम किसका है? शरीर के अंदर ऊर्जा बनाने का काम कोशिका, मान लेते हैं कोशिका। तो कोशिका के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और मनुष्य के शरीर के अंदर या पौधों के शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनाने का काम है, पौधों के शरीर नहीं, मनुष्य के शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनाने का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। लेकिन क्या माइटोकॉन्ड्रिया खुद भोजन ग्रहण करता है? माइटोकॉन्ड्रिया भोजन तो ग्रहण करेगा नहीं। तो भोजन ग्रहण करते हैं मुंह से, और पूरे शरीर के कोशिका में क्या बनता है? ऊर्जा बनता है, ठीक। तो अब भोजन ग्रहण करते हैं पेट में, और ऊर्जा बनता है माइटोकॉन्ड्रिया से, यानी कि कोशिका तक। तो शरीर के पाचन से लेके और कोशिका तक के जो प्रोसेस है, उस सारे प्रोसेस के बाद भोजन के उस सारे प्रोसेस से गुजरता है, तब जाके भोजन किस में बदलता है? ऊर्जा में बदलता है, ठीक। अब देखिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम बात कर ले कि भोजन से ही ऊर्जा बनेगा, जनरली अगर भोजन से ही ऊर्जा बनेगा तो क्या हो सकता है कि मान लीजिए भोजन से ऊर्जा बनना है, तो ऊर्जा फाइनली बनाएगा कौन? ऊर्जा बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कोशिका के अंतर्गत, हाथ में है, पैर में, हर जगह कोशिका के अंतर्गत है। और भोजन से ही ऊर्जा बनना है। जनरली एक तरीके से देखा जाए तो भोजन से ही ऊर्जा बनता है, लेकिन क्या डायरेक्ट भोजन से ऊर्जा बन जाएगा? तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट भोजन से ऊर्जा बनता तो हमें खाने की जरूरत क्या पड़ती? हम डायरेक्ट यहीं से माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन डाल देते और ऊर्जा बन जाता।
तो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जनरली डायरेक्ट भोजन से ऊर्जा नहीं बनेगा, डायरेक्ट भोजन से ऊर्जा नहीं बनेगा। तो भोजन से ऊर्जा नहीं बनेगा तो भोजन से इनडायरेक्टली रूप से ऊर्जा कैसे बनता है वो हम लोग समझते हैं। ठीक, तो देखिए भोजन से ऊर्जा कैसे बनता है। देखिए जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक, भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन जटिल रूप में ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? जटिल रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। जटिल रूप में, जटिल रूप में भी भोजन हो सकता है, सरल रूप में भी भोजन हो सकता है। ठीक, दोनों रूप में भोजन हो सकता है। ठीक ना। अब जटिल रूप में हम मनुष्य भोजन ग्रहण करते हैं तो ये भोजन कुछ एंजाइम से गुजरता है, एंजाइम, ठीक, और ये एंजाइम इस भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में तोड़ देता है, सरल रूप में तोड़ देता है। और इस सरल रूप के भोजन का अवशोषण हो जाता है हमारी छोटी आंतों द्वारा, और ये सरल रूप का भोजन कोशिका में माइटोकांड्रिया के पास भेज दी जाती है, और माइटोकांड्रिया के पास क्रेब्स चक्र चलता है, और उस क्रेब्स चक्र के दौरान या क्रेब्स चक्र के पश्चात हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस है, भोजन को सरल जटिल रूप से सरल रूप में बदलना पड़ता है, तब जाके हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर बात कर लिया जाए कि भोजन है, पहले क्या है? भोजन, भोजन। अब भोजन को जटिल रूप में ग्रहण करें, भोजन को जटिल रूप में ग्रहण करें या सरल रूप में ग्रहण करें। भोजन जटिल रूप में क्या होता है? भोजन, ठीक। अब इस जटिल रूप के भोजन को तोड़ते हैं हम किस में? सरल रूप में तोड़ते हैं, सरल रूप के भोजन में। अब इस सरल रूप के भोजन से कुछ प्रोसेस के बाद बनता है ऊर्जा। क्या बनता है? ऊर्जा। ऊर्जा बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन को छोड़ दीजिए, उसकी बात आगे करेंगे, यहाँ पे केवल ऊर्जा की बात करते हैं। ठीक, ऊर्जा बनेगा। ठीक, तो भोजन से ऊर्जा बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक, भोजन से ऊर्जा बनाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक, अगर पोषण के डेफिनेशन पूछा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी मनुष्य या किसी भी सजीव के अंदर भोजन से ऊर्जा बनाने के पूरे प्रोसेस को पोषण कहते हैं। भोजन से ऊर्जा बनाने के पूरे प्रोसेस को पोषण कहते हैं। ठीक, तो पूरे प्रोसेस को पोषण कहेंगे। अब देखिए कि भोजन के आधार पर सजीव को दो रूप में बांटा गया है, भोजन के आधार पर सजीव को दो रूप में बांटा गया है। ठीक, भोजन के आधार पर सजीव का भोजन के आधार पर सजीव को दो भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन सा। एक होता है स्वपोषी, एक होता है स्वपोषी, और दूसरा होता है विषमपोषी। विषमपोषी, एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। ठीक, एक स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। अभी हम बात करेंगे भोजन को, भोजन से ऊर्जा बनाने के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? पोषण बोलते थे। क्या बोलते थे? पोषण बोलते थे। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे स्वपोषी में पोषण का, फिर बात करेंगे विषमपोषी में पोषण का। स्वपोषी में पोषण और फिर बात करेंगे हम विषमपोषी में पोषण। ठीक, हेडिंग डालते हैं आगे, स्वपोषी में पोषण, स्वपोषी में पोषण, स्वपोषी में पोषण। मात्रा उतरा गलत होगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। स्वपोषी में पोषण। ठीक, अगर बात की जाए कि स्वपोषी होता क्या है? ठीक, स्वपोषी, स्वपोषी को कह सकते हैं कि एक ऐसा सजीव जो अपना भोजन खुद से बनाता है, अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहता है, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। एक ऐसा सजीव जो अपना भोजन खुद से बनाता है, अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहता है, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। ठीक, अब स्वपोषी में पोषण कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। तो जनरली स्वपोषी में क्या आता है? स्वपोषी में पेड़ पौधे आते हैं, स्वपोषी में पेड़ पौधे आते हैं। ठीक,
अब पेड़ पौधों में पोषण की बात किया जाए तो पेड़ पौधों में पोषण आप लोगों को भी पता है, पेड़ पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप स्वपोषी में पोषण बनता है, ठीक। तो अब देखते हैं कि स्वपोषी में पोषण होता कैसे। देखिए स्वपोषी में पोषण कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, H2O, अभी क्रिया बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक। तो देखते हैं कि स्वपोषी में पोषण होता कैसा है। जनरली हम लोगों को पता है कि पेड़ पौधों में भोजन प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है, तो हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप पोषण कैसा होता है। अगर आपसे डिफिनीशन पूछे कि स्वपोषी में पोषण का डिफिनीशन बताइए तो आप लोग क्या कहेंगे? स्वपोषी में पोषण का प्रोसेस हम बताने जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि स्वपोषी वातावरण से सरल रूप का कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करके उसे जटिल रूप के कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, और जटिल रूप का कार्बनिक पदार्थ ही भोजन में ऊर्जा का कार्य स्वपोषी में ऊर्जा का कार्य करती है, ठीक। देखते हैं कि ये अगर अभी हम डिफिनीशन क्या दिए हैं कि स्वपोषी का डिफिनीशन हम ये दिए हैं कि स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाता है, अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होता है। तो देखते हैं, ठीक, स्वपोषी है और अपना भोजन खुद बनाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको वातावरण से मिलेगा, न कि ये किसी दूसरे से मांगेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये इसको वातावरण से मिल जा रहा है, जल इसको जमीन के नीचे से मिल जा रहा है। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि जल इसके पास आता कहाँ से है, पत्तियों में। तो जल इसको जमीन के नीचे से मिल जाता है, सनलाइट इसको वातावरण में एटमॉस्फेयर में पूर्ण रूप से मिलेगा, क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, और इन सब प्रोसेस से गुजरने के बाद ये बना देता है, उसको ग्लूकोज बना देता है, ग्लूकोज बना देता है और ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है, जो ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, ठीक। अब देखिए इसको जो ये कार्बन डाइऑक्साइड था ये इसको वातावरण से मिल गया, किसी से मांगना नहीं पड़ा है। जल इसको जमीन के नीचे से मिल गया, ये भी इसको किसी से मांगना नहीं है। क्लोरोफिल इसके पास पहले से मौजूद था, सनलाइट इसको वातावरण में मिल जाएगा, और ये बस इतने ही चीजों को लेके अपना भोजन बना लेगा, और ये ग्लूकोज ही तो ऊर्जा देती है। तो स्वपोषी में पोषण बहुत ही सरल है। जब विषम पोषी में पोषण पढ़ेंगे तो उसमें पोषण जो है थोड़ा जटिल है, लेकिन यहाँ पे स्वपोषी में पोषण बहुत ही सरल है। बस क्या स्वपोषी में पोषण कैसे होगा? प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये सबको पता है। और उस प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसको वातावरण से मिल जाएगा, जल इसको जमीन के नीचे से मिल जाएगा, प्रकाश इसको मिल जाएगा वातावरण से, क्लोरोफिल इसके पास पहले से मौजूद है। इन सबको मिला के वो ग्लूकोज बना देगा, और ग्लूकोज ही ऊर्जा है, और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा और जल थोड़ा बहुत मुक्त होगा, ठीक। देखते हैं कि इसको कार्बन, अभी बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर से करता है। जैसे हम लोग अपनी नाक से ऑक्सीजन लेते हैं और नाक से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पौधों का नाक क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और अब बात करते हैं कि जल पौधों के पास आया कहाँ से, ठीक है। देखिएगा ठीक, ये है एक पेड़ है, ठीक। अब देखिए ये क्या है? जमीन। ये क्या है? जमीन है, दिखाते हैं। जड़ें जो है जमीन के नीचे है, और जड़ जो है जमीन के नीचे से क्या अवशोषित करेगा? जल अवशोषित करेगा और खनिज अवशोषित करेगा। अभी खनिज की बात नहीं करेंगे क्योंकि खनिज का काम दूसरा है, ठीक। तो अभी यहाँ से इसको जल मिल गया। अब ये जल जमीन, जल जो है जड़ के पास है और भोजन बनता है पत्तियों के पास, तो उसको पहुँचाएगा कौन? ये देखते हैं। तो देखिए जल जो है जड़ अवशोषित करते हैं जमीन से, और इस जल को पहुँचाते हैं पत्तियों के पास, और उस ले जाने के कार्य कौन करता है? तो पेड़ में पाया जाता है जाइलम। पेड़ में पाया जाता है जाइलम।
जाइलम जमीन के नीचे उपस्थित जल और खनिज को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचा देता है और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोजन बना देती हैं। ठीक, अब भोजन बनाने के बाद जो ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा की जरूरत केवल पत्तियों को तो नहीं है, पूरे पेड़ को जरूरत है ऊर्जा को, तो ऊर्जा को फैलाना भी है। तो ऊर्जा का ट्रांसफर पूरे पेड़ में कौन करेगा, इसकी बात करते हैं। तो देखिए ऊर्जा का ट्रांसफर, ऊर्जा पूरे पत्तियों से होता हुआ है, चारों तरफ से ऊर्जा आएगा, ऊर्जा चारों तरफ से आएगा और इस ऊर्जा को पूरे पेड़ में फैलाने का काम करता है फ्लोएम। ठीक, जाइलम जल और खनिज को जड़ से पत्तियों के पास पहुंचाता है और फ्लोएम पत्तियों से ऊर्जा को लेकर पूरे पेड़ में फैला देता है। तो जाइलम और फ्लोएम का काम आप लोगों को समझ में आ गया। तो पौधे में ये जो जल आ रहा है किसकी मदद से आ रहा है, जाइलम की मदद से, और आ कहां से रहा है, जड़ अवशोषित कर रहा है, कहां से, जमीन के नीचे से। तो अभी हम बात कर चुके हैं किसका, अभी हम बात कर लिए हैं कि इस जल कहां से आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड आता कहां से। ठीक, वो तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से आएगा, लेकिन उसको अवशोषित कौन करेगा, देखते हैं। और ये क्लोरोफिल की भी बात करेंगे, इसका काम क्या है वो बात करेंगे, और ये आता कहाँ है इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक, देखते हैं। देखिए ये एक पत्ती का क्रॉस सेक्शन है। ठीक, पत्ती का क्रॉस सेक्शन है। हम क्या बताएं कि पत्तियां ही प्रकाश और संश्लेषण के फलस्वरूप भोजन बनाती हैं। तो पत्तियों के पास जल पहुंचना और पत्तियों से ही ऊर्जा लेके पूरे पेड़ में फैलाना क्या काम होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो इसका मध्य सिरा है, पत्ती का जो मध्य सिरा है, देखिए ये वाला इसका मध्य सिरा है, ये जो जा रहा है ये मध्य सिरा है, और ये जो है छोटे छोटे ये सिरे होते हैं पेड़ के, पत्ती के अंदर। ठीक, देखते हैं पत्ती का क्रॉस सेक्शन। देखिए पत्ती का क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, देखो यहाँ से पत्ती को काट के जूम कर दिया गया है, तो वही ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक, यहाँ पे इसके मध्य सिरा में देखिए, मध्य सिरा में, मध्य सिरे का ये ऊपरी भाग देखिए, ऊपरी भाग और ये निचला भाग, दो पार्ट में होता है मध्य सिरा। मध्य सिरा दो पार्ट में होता है, देखिए एक ऊपरी भाग और ये एक निचली भाग। ठीक, ऊपरी भाग को फ्लोएम बोलते हैं और निचली भाग को जाइलम बोलते हैं। यही जाइलम पत्तियों में जल पहुंचाता है जो जड़ की मदद से आता है, और यही फ्लोएम पत्तियों से ऊर्जा लेके पूरे पेड़ में फैला देता है, यही फ्लोएम होता है। ठीक, जाइलम और फ्लोएम का बात हम लोग देख लिए। हम जब कोशिका पढ़े थे क्लास 9th में, तो कोशिका पढ़े थे और कोशिका में पढ़े थे हम लवक। क्या पढ़े थे, पेड़ पौधे की कोशिका चौकोर होती है, चौकोर होती है, चौकोर देख लीजिएगा, चौकोर होती है, और इस चौकोर कोशिका में पाया जाता है प्लास्टिड। क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, प्लास्टिड। और इस प्लास्टिड को ही हिंदी में बोलते हैं लवक, और इस लवक का ही एक पार्ट होता है हरित लवक। इस लवक का ही एक पार्ट होता है हरित लवक। और हरित लवक पेड़ में, हरित लवक पेड़ में जहाँ जहाँ पे हरा पार्ट पाया जाएगा वहाँ पे हरित लवक मौजूद होगा, और ये हरित लवक को ही इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, और यही क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्लोरोफिल को रिलीज करता है, यही क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोफिल देता है। ठीक, अभी बात करेंगे कि क्लोरोफिल का काम क्या है। अभी तो हम लोग बात कर लिए कि क्लोरोफिल आया कहाँ से, अब बात करेंगे कि क्लोरोफिल का काम क्या है। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग का टॉपिक क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन अवशोषित करता है पत्तियों में। ठीक, तो ये क्लोरोफिल समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पे। ठीक ना, देखिए ये पत्ती का क्रॉस सेक्शन है। ठीक ना, और ये पत्ती का क्रॉस सेक्शन, ये देखिए ये क्रॉस सेक्शन में ये जो हरा हरा पार्ट दिख रहा है यही है क्लोरोप्लास्ट, यही है क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट है। ये जो एयर स्पेस है, ये जो एयर स्पेस है इसको रंध्र छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र छिद्र बोलते हैं एयर स्पेस को। ठीक ना, अब एक और क्रॉस सेक्शन का फिगर देखते हैं हम पत्ती का। देखिए उसी में के एक को जूम करके दिखाया गया है यहाँ पे। देखिए हम लोगों में सांस कहाँ से लेते हैं और छोड़ते कहाँ से, नाक से, और पत्तियां अपना सांस और छोड़ती हैं स्टोमेटा से। स्टोमेटा को ही बोलते हैं रंध्र छिद्र।
इसको स्टोमेटा को ही बोलते हैं, रंध्र छिद्र बोलते हैं, ठीक ना। और पत्तियां अपना सांस लेती हैं स्टोमेटा की मदद से, पत्तियां अपना सांस स्टोमेटा की मदद से लेती हैं। यहाँ पे देखिए स्टोमेटा खुला हुआ है, यहाँ पे स्टोमेटा बंद हुआ है। हम लोग कोशिका में पढ़े थे, जब पौधों का कोशिका पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि वैक्यूल्स होता है, और वैक्यूल्स का काम क्या है, रसधानी जो जल को इकट्ठा करता है। तो ये जो है पत्तियों का वैक्यूल्स पार्ट है, ये वैक्यूल्स है और इसमें जल इकट्ठा रहता है, ठीक। ये हरा हरा पार्ट क्लोरोप्लास्ट है जो हमें क्लोरोफिल देगा, ठीक। अब स्टोमेटा की बात करते हैं कि स्टोमेटा से ही पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन जो उनके पास अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उसको बाहर निकालती है स्टोमेटा के। तो पत्तियों का नाक क्या हो गया, या पेड़ पौधों का नाक अगर जो हम कह दे तो क्या हो गया, वो स्टोमेटा हो गया, ठीक। अब देखते हैं कि दो प्रोसेस को, हम लोग का नाक तो 4 महीने खुले रहता है, 12 महीने खुले रहता है, और यहाँ पे पत्तियों का नाक बंद क्यों रहता है और खुला क्यों रहता है। देखिए, तो जब स्टोमेटा खुला रहता है तो उससे जल की हानि होती है। जब स्टोमेटा खुला रहेगा तो थोड़ी बहुत जल की हानि होगी, ठीक। तो थोड़ी बहुत जल की हानि होगी। इसी जल की हानि को रोकने के लिए इस स्टोमेटा को बंद किया जाता है और खोला जाता है, बंद किया जाता है और खोला जाता है। इस स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम द्वार छिद्र के द्वारा किया जाता है, द्वार छिद्र की मदद से ही इस स्टोमेटा को खोला या बंद किया जाता है। और पौधों में सांस लेने की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में स्टोमेटा अंदर लेता है और ऑक्सीजन जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वो स्टोमेटा के जरिए ही बाहर आते हैं। ये पत्ती का क्रॉस सेक्शन था, ठीक। ये वैक्यूल्स है, ये क्लोरोप्लास्ट है जो क्लोरोफिल देगा, ये स्टोमेटा जहाँ से सांस अंदर लेगा और सांस बाहर लेगा, और यहाँ पे स्टोमेटा बंद हो गया है, ठीक। तो ये पत्ती का क्रॉस सेक्शन था, ठीक। अब हमें इसमें सब पता चल गया कि क्या काम है इसका, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, चलो जी जाओ, ये क्या हो गया। देखिए, हमें पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया है, हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन ये जल कहाँ से आया है, जल, और हमें पता चल गया कि क्लोरोफिल कहाँ से आया है। सनलाइट तो बताना नहीं पड़ेगा, तो सबको पता है कि कहाँ से आएगा। अब ये क्लोरोफिल का है ये दिया है, ठीक, ये हमें पता करना है। देखिए, जो प्रकाश है तो प्रकाश ऊर्जा देगी, प्रकाश ऊर्जा देगी, प्रकाश जो है वो प्रकाश ऊर्जा देगी। लेकिन प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया तो पूर्ण नहीं होगी। रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए रासायनिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करने के लिए, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है ये क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल का काम प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देना, यही काम होता है क्लोरोफिल में, ठीक। और इस पूरे अभिक्रिया के दौरान हमें उत्पाद के रूप में ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज ही तो ऊर्जा है। और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन बाहर आता है जो पौधों में उपयोगी नहीं होता है, हम लोगों में उपयोगी होता है, और ये हाइड्रोजन मिलता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, पौधे क्या करते हैं, कभी कभी इसको संचित रूप में रख लेते हैं, कभी कभी पौधे इसको थोड़ा बहुत बचा के रख लेते हैं। तो जब पत्तियां झड़ जाती हैं तो ये ग्लूकोज उस समय ऊर्जा देने के काम में आता है, या जिस दिन प्रकाश नहीं निकला उस दिन ऊर्जा देने का काम में आता है। जो संचित ग्लूकोज है वो ऊर्जा देता है उस दिन, ठीक। ग्लूकोज को संचित ग्लूकोज ऊर्जा देता है, ठीक ना। तो अभी हम बात कर लीजिए कि स्वपोषी में पोषण कैसे होता है। स्वपोषी में जनरली आते हैं पेड़ पौधे। स्वपोषी में पोषण का अगर डिफिनीशन आपको लिखना है तो आप लिखेंगे कि स्वपोषी ऐसे सजीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पे निर्भर नहीं रहते हैं। ये अपना भोजन वातावरण से सरल कार्बनिक पदार्थ अवशोषित करके उसे जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, और ये जटिल कार्बनिक पदार्थ ही ऊर्जा है, ठीक। तो ये स्वपोषी में पोषण का काम हो गया। अब हम बात करेंगे विषमपोषी पोषण, ठीक। हम बात करते हैं विषमपोषी पोषण। अगला हेडिंग विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, ठीक। विषमपोषी पोषण का अगर आप डिफिनीशन देना चाहें तो कहेंगे कि ये ऐसे सजीव होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं, उसे हम विषमपोषी कहते हैं, ठीक। अब विषमपोषी में पोषण कैसे होता है, देखिए, विषमपोषी को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला मृत जीवी पोषण,
मृत जीवी, पहला हो जाएगा मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। दूसरा हो जाएगा परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। और तीसरा हो जाएगा प्रभा संभाजी पोषण, प्रभा संभाजी पोषण, प्रभा संभाजी पोषण, प्रभा संभाजी पोषण। ठीक, प्रभा संभाजी पोषण, प्रभा संभाजी पोषण उसमें होता है। ठीक ना, देखते हैं प्रभा संभाजी पोषण और परजीवी पोषण और मृत जीवी पोषण। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे हम आपको पोषण का पूरा क्या बताए थे, प्रोसेस क्या बताए थे कि भोजन जो है पहले रहता है जटिल रूप में, भोजन जो होता है जटिल रूप में रहता है, जटिल रूप में, फिर इसको तोड़ना पड़ता है सरल रूप में, सरल रूप में, और सरल रूप में तोड़ने के बाद तब ये ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो पोषण का ये पूरा प्रोसेस है। ठीक, ये पूरे प्रोसेस से भोजन गुजरता है तब जाके हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बात करते हैं कि ये मृत जीवी पोषण क्या कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए मृत जीवी पोषण, बात करते हैं मृत जीवी पोषण। तो अगर मृत जीवी पोषण का डिफिनीशन दे तो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे देखिए मृत जीवी पोषण क्या कहलाता है, ये ऐसे सजीव होते हैं, ये ऐसे सजीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं तथा अपने भोजन की मृत्यु के बाद उसे ग्रहण करते हैं। ठीक ठीक, ये ऐसे सजीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं तथा अपने भोजन के मृत्यु होने के बाद उसे अवशोषण करते हैं। ठीक, इसे हम बोल सकते हैं कि ये मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण नाम से स्पष्ट है कि पहले मारेंगे तब उसको खाएंगे, पहले मारेंगे तब उसको खाएंगे, तो उसको बोलते हैं मृत जीवी पोषण। परजीवी पोषण में होता है परजीवी पोषण, ये बहुत दरिंदे होते हैं सजीव, जैसे ये अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं और उन्हें जिंदे खा जाते हैं, बिना मारे खा जाते हैं, ये परजीवी पोषण में, यानी कि बिना मारे उनसे पोषण ग्रहण कर लेते हैं। और ये प्रभा संभाजी पोषण, प्रभा संभाजी पोषण में मनुष्य आ जाता है। और प्रभा संभाजी पोषण में क्या होता है कि भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में तोड़ने के लिए एंजाइम का हेल्प लेते हैं और तब भोजन जटिल रूप से सरल रूप में तोड़ता है और उसके अवशोषण के बाद कोशिकाएं हमें ऊर्जा बना के दे देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है कि परजीवी मृत जीवी पोषण किन किन में होता है। देखिए मृत जीवी पोषण एग्जांपल दिया जाए कि मृत जीवी पोषण होता किस में। ठीक ना, तो मृत जीवी पोषण होता है ईस्ट में, ईस्ट में होता है मृत जीवी पोषण, ईस्ट, मशरूम, ईस्ट, मशरूम, कवक, मृत जीवी पोषण ईस्ट में, मशरूम में, कवक में मृत जीवी पोषण होता है। ये मृत जीवी पोषण का मतलब क्या है कि ये अपने भोजन को पहले मारते हैं फिर उसका अवशोषण करते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं मृत जीवी पोषण, यानी कि पहले भोजन मरेगा फिर उसका ग्रहण किया जाएगा और फिर उससे ऊर्जा प्राप्त किया जाएगा। ये परजीवी पोषण में क्या कहलाता है, ये परजीवी पोषण होता किन में है, परजीवी पोषण। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो परजीवी पोषण होता है अमरबेल, अमरबेल का एक पौधा होता है, अमरबेल जिंदे कीटाणुओं को खा जाता है, अमरबेल हो गया, लीच हो गया, अमरबेल हो गया, लीच हो गया। तो ये अमरबेल और लीच टाइप के जो पौधे हैं उसमें परजीवी पोषण होता है। अमरबेल तो जनरली पौधा है, ठीक, तो ये उसमें परजीवी पोषण होता है। मतलब क्या करते हैं कि ये अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कीड़ा मकोड़ा उड़ रहा है तो ये पौधे उन लोगों को देखते रहेंगे, जैसे आके बैठेगा पट्ट से खा लेंगे, तो ये परजीवी पोषण होता है अमरबेल। ठीक, अमरबेल अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पे निर्भर है। और दूसरी बात कि ये अपने भोजन को मारता नहीं है, बिना मारे ही ग्रहण कर लेता है और तब उसको ऊर्जा में बदलता है, तो वो परजीवी पोषण में होता है। परजीवी पोषण का डिफिनीशन लिखना चाहे तो आप लिखेंगे कि ये ऐसे पौधे होते हैं जो भोजन को बिना मारे ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें हम परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं प्रभा संभाजी पोषण। प्रभा संभाजी पोषण मनुष्य के अंतर्गत होता है और प्रभा संभाजी पोषण का पूरा प्रोसेस बहुत लंबा है। इसमें खाना खाने से लेके उसके जटिल रूप से सरल रूप में तोड़ना, यानी कि पाचन, अपशिष्ट पदार्थों को निकालना और शोषण करना और उसके बाद उससे ऊर्जा प्राप्त करना, सारा प्रोसेस अलग अलग होता है। देखिए अगर दिखाना चाहें हम आपको तो देखिए यहाँ पे, ठीक,
यहाँ पे देखिए, एक मनुष्य के अंदर अगर पोषण की बात की जाए तो मनुष्य पहले इनहेलेशन करता है, खाना खाएगा, ठीक, खाना खाएगा, उसके बाद उसका पाचन होगा, ठीक, पाचन के ही फलस्वरूप उसमें से अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण के साथ साथ ही मनुष्य के अंदर शोषण होगा। क्या होगा? शोषण। और शोषण से जो ऑक्सीजन मिलेगा वो ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाएगा ब्लड के थ्रू, कहाँ पे? कोशिकाओं के पास। और ये अवशोषित भोजन भी किसके पास पहुंचा दिया जाएगा? कोशिकाओं के पास। और इस ऑक्सीजन और अवशोषित भोजन के द्वारा कोशिकाओं में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया हमें ऊर्जा बना के दे देता है, ठीक। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस हो जाता है मनुष्य के अंतर्गत, तो इसे ही तो हमें पढ़ना है डिटेल में। बाकी ये सब तो वैसे है, एक एक नंबर में आता है, एक एक नंबर, दो नंबर के डिफिनेशन में आएगा। और ये प्रभाव संभाजी पोषण, ये लंबा चैप्टर है, मतलब अब इसी के बारे में बात करना है आगे। पाचन पढ़ लें, तो साचन पढ़ लें। पोषण 3 प्रकार का और तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्रभाव संभाजी पोषण। मृतजीवी पोषण कह सकते हैं कि ये ऐसे सजीव होते हैं जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे पे निर्भर नहीं रहते हैं और तथा ये मृत भोजन को ग्रहण करते हैं या अपने भोजन को मार के ग्रहण करते हैं, ये कह सकते हैं, या मृत भोजन को ग्रहण करते हैं। इसमें आते हैं कवक, मशरूम और ईस्ट, ठीक। परजीवी पोषण का डिफिनीशन दे सकते हैं कि ये ऐसे सजीव होते हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं तथा अपने भोजन को जीवित अवस्था में ही ग्रहण करते हैं, ये होते हैं परजीवी पोषण। इसमें आता है अमरबेल और लीच, दरिंदे किस्म के पौधे होते हैं परजीवी पोषण में, ठीक। प्रभाव संभाजी पोषण एक लंबा प्रोसेस है, ये मनुष्य का अंतर्गत होता है। इसमें जटिल भोजन को सरल रूप में तोड़ना एंजाइम की मदद से तथा उस सरल रूप के भोजन को अवशोषण करना, उसे कोशिका तक पहुंचाना, कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, फिर उस ऑक्सीजन को सरल भोजन को मिला के ऊर्जा बनाना, पूरा प्रोसेस होता है प्रभाव संभाजी पोषण में। तो ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसी के बारे में तो ये चैप्टर है, ठीक। तो ये जनरली हो गया विषम पोषी पोषण, ठीक। इसमें मृतजीवी पोषण कवर हो गया, परजीवी पोषण और प्रभाव संभाजी पोषण, उसको डिटेल में देखना है, ठीक। अगर हम बात करें अपने वर्ड में, अगर हम बात करें कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के पोषण में क्या अंतर होता है, ठीक। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक ना। मृतजीवी पोषण के अंतर्गत जो भी पौधे आए थे, इसमें से मशरूम ये कवक लगभग एक कोशिकीय पौधे होते हैं, ठीक ना। तो एक कोशिकीय पौधे, एक कोशिकीय पौधों में पोषण, एक कोशिकीय पौधों में पोषण, ठीक। अब देखते हैं एक कोशिकीय पौधों में पोषण। एक कोशिकीय पौधों में पोषण का एक होता है अमीबा, ये अमीबा होता है, ठीक। अमीबा अपना पोषण कैसे करता है, ठीक ना। अब देखिए अमीबा को हम लोग देख के पहचान सकते हैं, लेकिन अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा किसी भी आकार में हो सकता है, ठीक ना। देखते हैं अमीबा का एक फिगर, ये देखिए, ये एक अमीबा है, ठीक। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। देखिए समझिए, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के पोषण में अंतर क्या होता है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है इसमें जितने भी कोशिकाएं हैं सब एक ही तरीके की है। मतलब एक कोशिका जो काम कर सकती है वो सारी कोशिका काम कर सकती है, मतलब सारी कोशिका एक ही प्रकार के काम कर सकती है। इसमें कोई दूसरी कोशिका नहीं है जो इस कोशिका से भिन्न कार्य करेगा। मतलब अगर भोजन ग्रहण करने का काम एक कोशिका कर रही है तो भोजन को पचाने का काम भी वही कोशिका करेगी। उस पचे हुए भोजन यानी सरल रूप के भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम भी वही करेगी। अगर देखिए यहाँ पे कोशिका चारों तरफ की कोशिका सेम है, जो कोशिका यहाँ पे है वो चारों तरफ की कोशिका सेम है। और अमीबा वातावरण से चारों तरफ से अटैच रहता है, चारों तरफ से वातावरण से लगा होता है। तो ये एक कोशिकीय जीव है, तो ये कहीं से भी भोजन ग्रहण कर सकता है, कहीं से भी भोजन ग्रहण कर सकता है। ये कहीं से भी भोजन ग्रहण करे और वही ये भोजन जटिल रूप से सरल रूप में टूटेगा और सरल रूप से ही ये परिवर्तित हो जाएगा ऊर्जा में, और ऊर्जा में परिवर्तित होने के बाद ये पूरे शरीर में फैल जाएगा, ठीक। ये कहीं से भी भोजन ग्रहण कर सकता है। और हमारा शरीर क्या है, बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। मांस की कोशिका अलग, हड्डी की कोशिका अलग, मतलब बहुत सारी की कोशिका से मिलकर बना है और सबका काम अलग अलग होता है। अगर हमारा शरीर भी अगर एक कोशिका होता तो मुंह से खाने का कार्य होता, हाथ से खाते, पैर से खाते, जेने से मनोने से खाते,
तो ये एक कोशिका और बहुकोशिकीय में अंतर हो जाता है। एक कोशिकीय में सारी कोशिकाएं एक ही तरीके की होती हैं और सब एक काम कर लेती है एक ही कोशिका। अगर भोजन खाने के भी बात किया जाए, भोजन ग्रहण करने का बात तो वही कोशिका करेगी, पचाने का बात तो वही करेगी, और ऊर्जा परिवर्तित करने का काम भी वही करेगी। यानी कि इसमें सारी कोशिकाएं समान वर्क करती हैं। ये कहीं से भी खाना खा सकता है अमीबा। दूसरा अगर देखा जाए इसी में पैरामीशियम को देखा जाए, अगला देख लीजिए पैरामीशियम। पैरामीशियम को देखा जाए तो देखिए पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, ठीक। ये है पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम जब भी देखेंगे तो ये इसी आकार का पाएगा, जनरली वो चप्पल के आकार का, इस तरीके से चप्पल हम लोग पहनते हैं वही का आकार का होता है पैरामीशियम, ठीक। तो पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है और पैरामीशियम का भोजन ग्रहण करने का स्थान भी निश्चित होता है। पैरामीशियम ऐसा नहीं है कि जो किधर से भी खाना खा ले, ये भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं से भी खाना खा ले। पैरामीशियम खाने का या भोजन ग्रहण करने का जो जगह होता है, जो स्थान होता है वो निश्चित होता है। जिस मान लीजिए पैरामीशियम यहाँ से भोजन खा रहा है, यहाँ से भोजन खा रहा है, ठीक ना। तो अगर उसको यहाँ पे भोजन मिलेगा तो उसको फेंकेगा नहीं, उसकी ये जो उंगली जैसी बाल जैसी संरचनाएं पाई जा रही हैं, इससे पच्छाभय क्रिया होगी, इससे पच्छाभय क्रिया होगी और पच्छाभय क्रिया के फलस्वरूप ये भोजन पच्छाभय क्रिया होगी। और ये भोजन है इसका पच्छाभय क्रिया, इसको लुढ़का के एकदम लुढ़का के मुँह पर लाएगा, जैसे यहाँ पे आएगा खा जाएगा। तो ये पच्छाभय क्रिया के अंतर्गत आता है, यहाँ पे पच्छाभय क्रिया के अंतर्गत आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये भोजन ग्रहण करेगा, ठीक ना। और जो ये देखिए अब ये पैरामीशियम और अमीबा दोनों का सेम प्रॉपर्टी है, पैरामीशियम और अमीबा दोनों का ये सेम प्रॉपर्टी है कि अगर भोजन जटिल रूप में है तो उसको सरल रूप में तोड़ने का काम ये बाहर ही कर लेते हैं, और भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में तोड़ने के बाद ही तब जाकर उसको ग्रहण करते हैं। और ये पैरामीशियम में भोजन को लुढ़काने का क्रिया पच्छाभय क्रिया कहलाती है, और ये इसके उंगली जैसी संरचना है, बाल जैसी संरचना ही के द्वारा ही पच्छाभय क्रिया करती है। और पच्छाभय क्रिया के दौरान ये भोजन इसके मुख के पास आ जाता है और ये यहाँ से भोजन ग्रहण कर लेता है, ठीक। इसके अंदर ये भी एक ही कोशिका जैसे है, ठीक ना। अभी देखिए अगर अमीबा की बात की जाए, कहाँ गया अमीबा वाला फिगर, अमीबा की बात की जाए, देख ये है अमीबा, ठीक। अमीबा की बात की जाए, ठीक। देखिए अमीबा क्या होता है, अमीबा के पास भी कुछ संरचना होती है उंगली जैसी, ठीक ना। तो अमीबा को अगर जटिल रूप से सरल रूप में तोड़ना है तो ये क्या करेगा, अपनी उंगली जैसी संरचना है कोई एक गोल घेरा बना लेगा और भोजन को इसी में ला के रख देगा, और उसी में भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में तोड़ेगा। और जटिल रूप से सरल रूप में जैसे ही भोजन टूट जाएगा, उस भोजन का अवशोषण कोशिका द्रव में हो जाता है। कोशिका द्रव हम लोग कोशिका में पढ़ चुके हैं, जैसे देखिए कोशिका की बात करें, यहाँ पे कोशिका की बात करें, हम लोग कोशिका में पढ़ चुके हैं कि एक कोशिकीय जीव में, इधर दिख नहीं रहा है, इधर तुम इधर आओ, तुम जाओ, ठीक। कोशिका की बात की जाए, एक कोशिकीय, तो हमें पता है कि एक कोशिकीय में अंगों का अभाव होता है, एक कोशिकीय जीव में अंगों का अभाव होता है। अगर ये एक कोशिकीय जीव की कोशिका है तो इसमें सारे अंग नहीं पाए जाएंगे, जनरली न्यूक्लियस तो पाया जाएगा, और न्यूक्लियस के अलावा एक ही दो अंग पाए जाते हैं, इसमें सारे अंग नहीं होते हैं। जनरली सेंट्रोसोम पाया जा सकता है और भी एक दो अंग पाया जा सकता है, लेकिन इसमें जीव द्रव्य यानी कि कोशिका द्रव, ये जो है कोशिका के अंदर जो द्रव होता है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव पाया जाता है एक कोशिकीय जीव में भी, कोशिका द्रव, ठीक। तो हम बात कर चुके हैं कि अगर ये बहुकोशिकीय जीव है तो बहुकोशिकीय में जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम है या फिर ऑक्सीजन को लेने का काम है, क्रेब्स चक्र चलने का काम है, वो सारा माइटोकांड्रिया में होता है। लेकिन यहाँ पे एक कोशिकीय जीव में माइटोकांड्रिया पाया ही नहीं गया, तो ये अपना ऊर्जा बनाएगा कैसे, तो इसका ऊर्जा बनाता है ये कोशिका द्रव, कोशिका द्रव ही इसका ऊर्जा बनाने का काम करता है। तो जैसे ही ये उंगली जैसी घेरा बनाएगा, इसमें भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में
तोड़ेगा, जैसे ही सरल रूप में हो जाएगा और शोषण करके किसमें गिर जाएगा, कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव उस भोजन को क्या बना देगा, कोशिका द्रव उस भोजन को ऊर्जा बना देगा। तो ये हो गया किसमें, एक कोशिकीय जीव में पोषण का काम कैसे होता है, ठीक ना। एक कोशिकीय जीव में पोषण देख लिया। अब बहुकोशिकीय जीव में मनुष्य आता है, बहुकोशिकीय जीव में, और मनुष्य का ही तो पोषण का काम आगे 5 दिनों में देखेंगे हम लोग, चैप्टर बहुत लंबा है, ठीक। इसी चैनल पे आप लोगों को सारी हाई स्कूल का सारा सिलेबस इसी पे कराया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।